अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में मैं हूं आमना जंजुआ में साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, टॉपिक्स की जानिब बढ़ते हैं। 2016 में पीआईए की निजकारी लाहौर या कराची हेडक्वार्टर की जिद की वजह से ना हुई। 10 साल में कौमी खजाने को 600 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर दिफा की कमेटी में दिए गए इस बड़े बयान की असल हकीकत क्या है? पीआईए की निजकारी के अमल को रोकने का जिम्मेदार कौन थे? क्या वज़ीर दिफा का बयान हकीकत पर मबनी है? इस वक्त के निजकारी कमीशन के चेयरमैन का इस पर क्या मौक़िफ़ है? पीआईए की निजकारी 10 साल पहले क्यों ना हो सकी? इस सारे अहम इशूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक गवर्नर और वजीर चेयरमैन निजकारी मोहम्मद जुबैर। इसके अलावा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दरमियान इख्तिलाफात की वजह क्या बनी? क्या डीपीओ कसूर इन दोनों के दरमियान महाज अराई की वजह बने? पीपल्स पार्टी के एमपीए अली हैदर गिलानी ने इस मामले पर बड़े इंकिशाफात कर दिए। मामले को इस्तेहकाक कमेटी में ले गए। स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली कैंपेन के पीछे किरदार कौन निकला? क्या डीपीओ कसूर अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का कमेटी में दिफा कर सकेंगे? मामला जुडिशियल कमेटी में क्यों भिजवाया गया? महाज अराई की खबरों के बाद आज मरियम नवाज और मलिक अहमद खान के दरमियान अहम मुलाकात हुई। क्या इस मुलाकात के बाद मामला ठीक हो गए? पंजाब के सियासी अहम इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी के रुकने पंजाब असम्बली अली हैदर गिलानी। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर और साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद जुबैर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जुबैर साहब, कल डिफेंस कमेटी का एक इजलास हुआ है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पीआईए से मुतल्लिफ इंकिशाफात किए। उन्होंने कहा है कि ये जो निजकारी हुई है अब ये 2016 में हो जाती, क्योंकि उस वक्त आप मिनिस्टर भी थे। उन्होंने कहा है कि ये जो नुकसान अब 600 अरब का हुआ है ये सिर्फ 200 अरब का होना था, लेकिन इस वजह से ये मामला जो ताखीर का शिकार हुआ, नुकसान भी बढ़ गया, क्योंकि सिर्फ ये जिद थी कि कराची में हेडक्वार्टर होगा या फिर लाहौर में होगा। तो इस बयान में कितनी सच्चाई है? आप उस वक्त क्योंकि इस सिस्टम में मौजूद थे। देखिए, मेरा ख्याल है ये तो बात उनकी बिल्कुल सही है ख्वाजा आसिफ की कि अगर 2016 में निजकारी हो जाती तो उस वक्त 200 बिलियन की टोटल लायबिलिटीज थी, वो बढ़ के 10 साल में 800 बिलियन हो गई, तो 600 बिलियन का नुकसान हुकूमत पाकिस्तान को ना उठाना पड़ता। बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो उन्होंने रीजन दिया है, और ये मेरा ख्याल है द रिकॉर्ड हैज टू बी करेक्ट, हैज टू बी करेक्टेड, उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था कि जी हेडक्वार्टर पीआई का कहाँ होगा, लाहौर होगा या कराची होगा। ये कभी कोई डिस्कशन में था ही नहीं। प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में किसी स्टेज पर भी नहीं था। फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, स्टार्ट होता है कि जी आपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपॉइंट कर दिए, वो जो भी वो फिजिबिलिटी स्टडीज करते हैं, और उसके बाद कैबिनेट कमेटी, प्राइवेटाइजेशन कमीशन का बोर्ड, वो तमाम चीजें, फिर मार्केटिंग होती है कि पोटेंशियल बायर्स हैं कौन से, वो तमाम चीजें जो थी वो तमाम मराहिल हो गए थे। ये भी बात उनकी सही है, और हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पर थे, और उसकी ना होने की वजूहात का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं था। अगर आप पूछना चाहेंगे कि किस वजह से नहीं होगी, वो मैं जरूर बता दूंगा, लेकिन ये हेडक्वार्टर का तो कभी डिस्कशन में था ही नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। तो आप क्योंकि उस वक्त मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन थे, सारा प्रोसेस आप देख रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब भी इंसिडेंटली जो है ये भी मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। सो दोनों आप इस फील्ड को समझते भी हैं, प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को भी समझते हैं। तो क्या वजह है, ख्वाजा साहब के जहन में ये बात क्यों है कि उस वक्त ये लड़ाई हो गई थी कि जनाब के हेडक्वार्टर जो है कराची होगा या लाहौर होगा, और इसी वजह से नहीं हो सका? मतलब अमूमी तौर पे बात को जहन में कोई रैशनल बैठती नहीं है कि पार्टी को चला गया, पार्टी जहां बनाना चाहे लाहौर बनाए, कराची, हिंद सिंध जहां पे बनाए। तो ख्वाजा साहब के जहन में ये बात क्यों है? कल उन्होंने कमेटी में सबके सामने ये बात की, मैं मौजूद था वहां पे, कि उन्होंने जनाब इस वजह से नहीं हुआ कि वो लड़ पड़े आपस में, या उनका ख्याल था कि इस हेडक्वार्टर की वजह से, शहर की वजह से ये पीए की प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी। सर ये उनके क्यों जहन में है ये बात? यासरा साहब, एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ये एक इशू होता तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे और वो बहुत इंटरेस्ट भी लेते थे प्राइवेटाइजेशन में, तो वो हमें शटअप कॉल नहीं दे सकते थे कि भाई ये क्या मजाक है, इसकी वजह से आप प्राइवेटाइजेशन क्यों रोक रहे हैं। ठीक हो, मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, उस वक्त
ये अक्टूबर 2015 की बात है, 16 की बात की नहीं, 2015 अक्टूबर की बात है, जब हमने सबसे आगे रखे हुए थे 3 प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, पाकिस्तान स्टील मिल्स, पीआईए और फेस्को, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन। बाकी सब की प्रोसेस हो गया था, लेकिन हमने फर्स्ट फेज में इन 3 को निकालना था। तो कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन हम एचपीएल, यूपीएल की और कुछ और इदारों की कर चुके थे। ये 3 हमने सबसे पहले निकालने थे, ताकि ये बड़े हाथी, आपको पता है पाकिस्तान की कौम भी पीआईए स्टील मिल का एक साथ नाम लेती है कि ये बड़े हाथी हैं, ये इतना पैसा हुकूमत का और अवाम का जाया होता है। तो ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, क्योंकि पीआईए का एक्ट तब्दील होना था। सन 1956 के एक्ट के तहत पीआईए चलता था, जिसके तहत आप किसी प्राइवेट पार्टी को शेयर्स नहीं बेच सकते थे। तो ऑब्वियसली जब आप प्राइवेटाइज करने जा रहे थे तो यू हैड टू चेंज दैट लॉ, और इस वजह से एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। उस पार्लियामेंट्री कमेटी में तमाम ऑपोजिशन के लोग थे, असद उमर थे पीटीआई की तरफ से, नवीद कमर थे। मैं इसलिए नाम बता रहा हूँ कि ये सारे विटनेस हैं कि किस वजह से नहीं हुई थी। नवीद कमर थे, शेख रशीद थे, जमात इस्लामी के मुझे याद नहीं है जो भी थे, और भी 4, 5, 6 होंगे ऑपोजिशन के। और जाहिर है इसाक डार साहब चेयर कर रहे थे उसको, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भी, एज चेयरमैन कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के तौर पर भी, और ISP कंसर्न प्राइवेटाइजेशन पर्सन मैं वहां मौजूद था। हमारे साथ सेक्रेटरी सुखैरा साहब भी मौजूद थे, वो भी विटनेस हैं। तो आपको पता है कि उस वक्त ऑपोजिशन जो थी, पीटीआई और पीपल्स पार्टी, दोनों बहुत शदीद ऑपोजिशन कर रही थी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो उनके साथ कोई 8-10 मीटिंग हो गई थी। ये लास्ट मीटिंग थी, और लास्ट मीटिंग में जब डार साहब ने उनसे पूछा ऑपोजिशन से कि जी आप क्या राय है, आप एग्री करते हैं या नहीं करते, उन्होंने कहा जी हम नहीं एग्री करते। तो इसाक डार साहब ने ये कहा अगर आप नहीं एग्री करते तो हम भी प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। ये बिल्कुल मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने इतने नाम ले दिए, ये सारे मौजूद हैं, ये विटनेसेस हैं। तो आई वाज शॉक्ड यार, आप अभी हम 2 साल की मेहनत के बाद $10 मिलियन फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पे करने के बाद यहाँ आके हम एग्री कर रहे हैं कि हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने ये सारी थोड़ी सी आपकी आवाज वो हो गई थी। तो डार साहब ने क्या पूछा उनसे कि आप प्राइवेटाइजेशन के हक में हैं या नहीं है? तो अपोजिशन ने क्या जवाब दिया सर? अपोजिशन पार्टीज ने कहा हम नहीं है हक में। जी, उन्होंने कहा नहीं जी डार साहब, हमारा फाइनल फैसला है, हम नहीं प्राइवेटाइजेशन के हक में। तो डार साहब ने क्या जवाब दिया? डार साहब ने कहा अगर आप हक में नहीं है तो हम आपके फैसले के तहत चलेंगे, हम भी प्राइवेटाइज नहीं करते। तो ये फिर 2 साल के लिए जो आप बता रहे हैं $10 मिलियन भी आपने ये कंसल्टेंट को दे दिया। ये लगता ही है कि पीए चले ना चले, यहाँ तो बड़ा कंसल्टेंट्स को पैसा मिला। $10 मिलियन आपके दौर में मिल गया। ये फवाद नफाज साहब ने जब निगरान दौर में इन्होंने कंसल्टेंसी फिजिबिलिटी बनाई, इन्होंने $2 बिलियन के करीब इन्होंने दे दिया। वो आपके सामने है कि एक प्लाट उन्होंने ऑफर किया कि प्लाट ले दे दें। इसके बाद दोबारा से नए सिरे से सर इनकी ये कंसल्टेंसी हुई जो अब हुई है। तो तीसरी आज इन्होंने भी $2.5 अरब इन्होंने $2.5 अरब डॉलर में इन्होंने ये भी ले लिया होगा। तो मतलब है यहाँ पे तो सारे अच्छी खासी रकम बिलियंस ऑफ रुपीज में, इतनी की पीए बिकी नहीं है जितनी की कंसल्टेंट फीस ले गए सर। और इसमें एक और चीज भी मैं बता दूं क्लासरा साहब, कि उस वक्त जब बिक रहा था तो पूरी की पूरी लाइबिलिटीज के साथ बिक रहा था। मैं तो फर्क मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि वो जो 200 बिलियन की लाइबिलिटीज थी वो बायर जो था वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब जो आपकी 800 बिलियन की लाइबिलिटीज थी जो अभी बेचा है, उसमें से तकरीबन 650 बिलियन की लाइबिलिटीज हुकूमत ने खुद ले ली है। अब वो हुकूमत जो इंटरेस्ट 40, 50, 60 बिलियन रुपए पर एनम है, वो हुकूमत पाकिस्तान, तो लॉस पाकिस्तान के अवाम का अभी भी जेब से जाएगा। तो ये उस पार्टी कौन सी थी जो खरीद रही थी, जिन्होंने कहा जी हम 200 अरब की लायबिलिटी भी हम लेंगे और उल्टा पैसे भी देंगे? ये कौन सी पार्टी थी सर उस वक्त? आपको याद होगा शायद। लेकिन एक बड़ा सिंपल सा असूल होता है फाइनेंशियल टर्म में, उसको आप कहते हैं कि आप बैलेंस शीट बेचते हैं। बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स होते हैं और जो भी लायबिलिटीज होती हैं, तो उस वक्त जो फाइनल मार्केटिंग का हमारा वो था, उसमें ये जो मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस थी 3-4, अभी इन्होंने बिड करना था, कंप्लीट करना था। जाहिर है वो बिडिंग प्रोसेस नहीं हुआ था, बट दे वर इंटरेस्टेड। ऑब्वियसली वो एक प्रोसेस होता है, हम उनके साथ एंगेज करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो मिडिल ईस्ट की जो सबसे
फ्रंट लाइन एयरलाइंस हैं, ये थी। चाइना की एयरलाइन थी, क्वांटस थी, ये जो ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन है, ये इंटरेस्टेड थी। एक तो और हूँ कि मुझे याद नहीं है, बट ये तो डेफिनेटली थी। सो क्वेश्चन वाज के और उसमें हम जाहिर है हम 100% शेयर तो बेच भी नहीं रहे थे, हम तकरीबन 51% शेयर बेच रहे थे इन द फर्स्ट को, और बाकी हुकूमत पाकिस्तान रिटेन करना था बाकी शेयर्स को। बट उसका जो फैसला था और ये प्राइवेटाइजेशन का, एक मैं तो उससे इतना मायूस हुआ था बिकॉज मेरा तो एक बहुत पैशन था कि जी ये जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उसी महीने में फेस्को, उसमें ख्वाजा आसिफ जरूर इन्वॉल्व थे फेस्को के, बिकॉज वो पावर मिनिस्टर थे और वो उसके विटनेस हैं कि वो भी लास्ट उसकी तो बिड्स भी आ गई थी। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि वी विल नॉट गो हेड विद प्राइवेटाइजेशन। उसमें भी हमने, पता नहीं मुझे याद नहीं है, बहुत बड़ी रकम फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पे की, लास्ट मोमेंट पर आके वो चेंज हुआ। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ रहिए प्रोग्राम में। वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। तो बड़ी अहम बातें आप बता रहे हैं। उस वक्त आपने जो बता रहे हैं 2016, 15, 16 में तकरीबन जो आपने नाम गिनवाए हैं, मेरा ख्याल है मैक्सिमम 8-10 इंटरनेशनल बिडर्स या इंटरनेशनल पार्टीज उसमें इंटरेस्टेड थी, उसमें इंटरनेशनल एयरलाइंस भी थी। अब की दफ़ा हमने देखा है, मैं जाता रहा हूँ कमेटीज़ के इजलासों में प्राइवेटाइजेशन की, यहाँ पे ये नेशनल असम्बली की भी और सेनेट के भी, दोनों में, वहाँ पे तो इस दफ़ा कोई इंटरनेशनल बिडर नहीं आया, कोई कहाँ पे इंटरनेशनल कंपनी नहीं आई। और मैंने नोट किया कि हमारी साइड जो थी पाकिस्तान की, ये डिस्करेज कर रही थी किसी को, कोई आए बिना, वो जी कहते थे डॉलर आएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, फिर पैसे देने पड़ेंगे, फिर प्रॉफिट देना पड़ेगा। भाई जो आपसे आके खरीदेगा वो भी तो आपको डॉलरों में पैसे देने थे ना, उसने जिसके लिए आप कर्जे लेते हैं, IMF से लेते हैं, सऊदी से, UAE से, चाइना से कमर्शियल लोन लेते हैं, वो पैसे ला रहे थे। तो अब की दफ़ा हमने देखा कि डिस्करेजिंग एटीट्यूड था हमारी वजारत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। हुकूमत तो वही है, नवाज लीग की, उस वक्त भी नवाज लीग की थी। तो क्या फ़र्क फील करते हैं कि अब की दफ़ा क्यों डिस्करेज किया गया, कोई इंटरनेशनल बिडर ना आए? सर मैं इस पॉलिसी से एग्री नहीं करता। देखें कि कोई भी एंटिटी हो, वो उसकी आप बेस्ट प्राइस और बेस्ट बिडर चाहते हैं, और बेस्ट प्राइस और बेस्ट बिडर वाई रिस्ट्रिक्ट ओनली टू पाकिस्तान? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि HPL के हमने शेयर्स 42% ऑफलोड किए थे। वो ग्लोबल ट्रांजैक्शन थी, उसमें 1 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन थी, 90% जो था फॉरेन बायर्स थे वो शेयर्स के। UBL की $500 बिलियन की 90% जो थे वो फॉरेन बायर्स थे, वरना इतनी तो कैपेसिटी थी नहीं पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स में कि वो इतने पैसे से कर ले। फेस्को की जो मैं कह रहा हूँ आपको बिड्स आ गई थी, उसमें पाकिस्तान के भी टॉप बिजनेस ग्रुप्स थे और चाइना के भी थे और एक आध शायद ईरान का भी कोई था। इसी तरह से स्टील मिल की जो आई थी तो उसमें भी चाइनीज कंपनी थी एसेंशियली, मेरा ख्याल है। तो उसमें आपने बिल्कुल सही बात की, लॉजिक मेरी भी यही थी कि भाई वहां से डॉलर तो आएंगे ना। अगर $1 बिलियन आ रहे हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 20 इयर्स आपने प्रॉफिट अगर होते हैं और $1 बिलियन देंगे तो इट्स वर्थ द डील ना। ये तो नहीं है कि वहां से आए नहीं और यहाँ से जाने शुरू हो गए, वहां से पैसे फॉरेन एक्सचेंज आएगा भी। तो ये उनने, बल्कि मुझे याद है यहाँ पे सेक्रेटरी एविएशन आए हुए थे, ये उनसे मैंने खुद सुना था, वो शॉक्ड। उन्होंने कहा फिर देखना डॉलरों का मसला होता है, वो यहाँ से जो प्रॉफिट कमाएंगे वो ले जाएंगे, और कमेटी ने भाई कर लिया। मतलब मेरे लिए हैरानी की बात थी, कमेटी में किसी ने नहीं पूछा भाई साहब जो इंटरनेशनल आएगा आपको $500 मिलियन या $1 जो भी है वो भी तो लेकर आएगा ना, आपके खजाने में आएगा। आपको उस पर वो नहीं देना, कोई आपको उस पर सूद नहीं देना, कोई आपको उस पर कोई शरायत नहीं आपको माननी पड़ेगी। अगर ब्यूरोक्रेसी का ये माइंड सेट है और हमारे इलेक्टेड ये रिप्रेजेंटेटिव को कह दें जी कि कल को प्रॉफिट जो है डॉलरों में लाएंगे, वो ले जाएंगे, हम कहाँ से लाएंगे, और ये बाई कर लिया जाए, तो आप समझते हैं कैपेसिटी के इश्यूज है हमारे ब्यूरोक्रेसी के, हमारे सिविलियन लीडरशिप के सर को ये बेसिक चीजें भी नहीं समझ सकते। ये बहुत ही देखिए ना, दैट एक्सप्लेन्स कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा। एब्सोल्युटली सर, वन ऑफ द रीजंस दैट एक्सप्लेन्स ना कि अगर आप रिलक्टेंट हैं, इफ यू आर नॉट इनकरेजिंग, इफ यू फील भाई जो भी फॉरेन इन्वेस्टर आएगा तो वो पैसे कमाने के लिए आएगा ना, और पैसे कमाएगा तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट ही वांट्स एन इंश्योरेंस। फर्स्ट थिंग आई टेल यू, बिकॉज मैं 26 साल फॉरेन कंपनी में काम कर चुका हूं, अमेरिका की सबसे मेजर कॉर्पोरेट पे IBM। फर्स्ट चीज ये होती है कि हम पैसा जो प्रॉफिट कमाएंगे वो कितनी जल्दी हम बेच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर है, अगर वो 10 लाख रुपए कमाता है तो वो भेजना चाहेगा ना। अगर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालेंगे, अगर आप 1-1 साल 2-2 साल उसका पैसा रोकेंगे तो ही इज डिस्करेज। वो कहेगा कि इंडिया में तो फॉर एग्जांपल या बांग्लादेश में ज्यादा आसानी है,
तो ये तो लॉजिक ही बिल्कुल स्टूपिड है, और इसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द मेजर रीजंस के आप इनकरेज ही नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि डॉलर जाना पड़ेगा, तो वो क्या फिर इन्वेस्ट क्यों करेगा? ऐसे ही है। अच्छा सर, आपने बड़ी एक अहम बात की अभी कि मियां नवाज शरीफ साहब बड़े कीन थे, इंटरेस्टेड थे कि प्राइवेटाइजेशन हो, पीएए की सब की हो, तो लेकिन फिर 2 साल की एक्सरसाइज के बाद आप सब ने कर लिए, डॉलरों में कंसल्टेंट्स को फीस भी हो गई, फिजिबिलिटी बन गई, डॉक्यूमेंट सब कुछ हो गया। ऑल ऑफ सडन इसाक डार साहब आते हैं, कहते हैं हाँ जी आप बताएं कि हमने करनी है, नहीं करूँगा कि नहीं करनी, तो डार साहब ने कहा ओके हम नहीं करते। ये ऐसे इतना ही सादा है या इसके पीछे कोई दोबारा सेकंड थॉट था और बैठ के नवाज शरीफ साहब या डार साहब ने फिर सोचा होगा, या आप समझते हैं मियां साहब तो मुल्क में कम ही रहते थे, 120-22 तो दौरे हैं गैर मुल्की अपने उनके पिछले इक़्तिदार में, सारे फैसले तो इसाक डार साहब करते थे, मतलब उसमें 80-83 वो कमेटी मीटिंग्स के वो चेयरमैन थे। आप समझते हैं डार साहब का फैसला था या मियां साहब का फैसला था ये जो हुआ है? व्हाट वेंट रॉन्ग ऑल ऑफ सडन? पहले तो मैं ये बता दूं, क्लैरिफाई कर दूं कि सिर्फ 3 कंपनीज के फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं रखे हुए थे, 40 कंपनीज के रखे हुए थे। अच्छा, ठीक है, सब देखे ना, जिसका फेस्को है उसी तरह से लेस्को के फाइनेंशियल एडवाइजर्स लास्ट स्टेज पर थे, फिर आईएसको के, इसी तरह से दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इसी तरह से हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसी तरह से और जो एंटिटीज थी, तकरीबन 40 एंटिटीज की प्रैक्टिकल एक्टिव प्रोसेस हो रहा था। सबको एक साथ तो नहीं निकाल सकते थे, तो ये था कि जी अक्टूबर में निकलेंगे, फिर उसके 2 महीने के बाद दूसरी की बारी आएगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 40 कंपनीज के अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने पूरे पैसे दिए, तो अगर आपने ब्रेकें लगाई तो फाइनेंशियल एडवाइजर ने कहा भाई ये तो आपने आप खुद रोके ना, और उनको डॉलरों में अदा किया होंगे सर, उनको रोक दिया, उन्होंने तो डॉलर लिए होंगे, उन्होंने तो डॉलर लिए होंगे, डॉलर में आते हैं सारे कंसल्टेंट में गैर मुल्की होंगे सर सारे। जो ज्यादातर फॉरेन फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे वो फॉरेन एंटिटीज थी, जिस तरह मैं नाम ले देता हूँ, सिटी बैंक था फॉर एग्जांपल, मैरिल लिंच था, बैंक ऑफ अमेरिका था, क्रेडिट स्विस था। मतलब आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स उनको रखते हैं जिनके पास वर्ल्ड वाइड इन चीजों का तजर्बा है, और उनकी सिलेक्शन प्रोसेस में ये होता है कि जी वो कहते हैं मैक्सिको में हमने डिस्ट्रीब्यूशन, इजिप्ट में भी हमने प्राइवेटाइज की थी, और इंडिया में भी की थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट्स वन ऑफ द क्राइटेरिया। सो ऑब्वियसली यू सिलेक्ट द बेस्ट। उसमें उनके पाकिस्तानी भी होते हैं साथ, जिस तरह यहाँ आरिफ हबीब ग्रुप है या दूसरे की जो एडवाइजरी। ये तो लगता है सर कि हमें वहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका ने हमें कोई डॉलर छापने की मशीन उन्होंने वक्ती तौर पर दी हुई थी पाकिस्तान को कि रखें जनाब डॉलर छापें और कंसल्टेंट्स को भी दें, जिसको दिल करे ना करे। मतलब दैट्स हाउ इट लुक्स। ये इट्स ए बिजार जो आप चीजें बता रहे हैं कि शॉकिंग के हम पैसे बांटते रहे हैं, डॉलर बांटते रहे हैं, कोई एक चीज भी नहीं बेच सके। एक ट्रांजैक्शन करनी थी, जिस तरह मैंने आपको एचपीएल की एग्जांपल दी, $1 बिलियन आप कमा रहे हैं, तो $10 मिलियन अगर आप देंगे फाइनेंशियल एडवाइजर को तो इट्स वर्थ दैट। $990 मिलियन तो फिर भी हुकूमत के पास आए। यूबीएल के आपने $500 बिलियन की और $8 मिलियन अगर आपने दिए हैं, तो फिर भी $490 मिलियन तो स्टेट के पास आए ना, स्टेट बैंक के रिजर्व्स में आए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी जो करते ना, वो चार्ज भी इसलिए करते हैं कि भाई इसके पीआईए इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, तो $10 बिलियन का ये बेच दिया वो तो। अच्छा सर, अभी बताइएगा, अभी सर जुबैर भाई बताइएगा कि क्योंकि अगेन आप पूरे प्रोसेस को आपने बड़े करीब से देखा है, समझा, यू नो एवरीथिंग। अभी जो कुछ हुआ है, अब ये कल उन्होंने ट्रांसफर भी कर दिया है, वो चले गया है, उनको प्राइवेट पार्टी को चला गया, पीए अब हुकूमती कंट्रोल से निकल गया है। अब जो कुछ हुआ है, आज जो सेटिस्फाइड जो डील हुई है, जो टर्म्स, जो रेफरेंस, जो पैसा, कैश, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट, अब आपकी क्या फाइनल क्या ओपिनियन है कि सब कुछ ठीक हुआ है? अच्छा, एक तो आपने सवाल जो पूछा था ना, नवाज शरीफ साहब रिस्पॉन्सिबल थे? जी सर, जी 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 सर। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब बिल्कुल भी इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, इस प्रोसेस को रोकने में। अच्छा, इसाक डार साहब का था और वो पॉलिटिकल था, और वो कहते भी थे, जैसे स्टील मिल की लास्ट मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने मीटिंग बंद करवा दी और कमरे में हम 3-4 लोगों को लेके गए, जिसमें शाहिद खान अब्बास थी, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ थे, ऐसे नेपाल में। तो वो मुझे कह रहे थे कि जुबैर साहब आप क्या कर रहे हैं, इमरान खान बाहर वो तो तबाह कर देगा हमें अगर इस वक्त हमने प्राइवेटाइज किया। पर मेरा स्पेसिफिक आंसर उनको था, ये तो फैसला उस वक्त करना चाहिए था जब हम अनाउंस कर देते अपना प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम। हमने जब वो एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपॉइंट किए थे कि जी, और सबसे बड़ा मरहला ये होता है कि
पॉलिटिकली। हाँ, फिर तो ये वजारत ही खत्म कर देते, वजारत निजकारी की जरूरत ही नहीं थी। फिर अगर आप इमरान खान से डरते थे कि वो आएंगे और सड़कों पे लोगों को लाएंगे, तो फिर इतने बड़ा स्ट्रक्चर रखने की, वजारतें रखने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी सर। फिर ना स्टाफ रखने की, ना उसके बाद थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा। उसके बाद ही मैंने मियां नवाज शरीफ को कहा था कि जब आपने प्राइवेटाइजेशन करनी नहीं तो फिर मैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, मैंने शाहिद खान अब्बासी से डिस्कस किया, उन्होंने कहा साफ जाके बता दो यू आर नॉट इंटरेस्टेड, व्हाट विल यू डू, आई मीन इट इज नॉट गोइंग एट। और वो जो मेरा गवर्नर बनने का हुआ था, नॉट दैट उसका कोई रिलेशनशिप था, बट वो तो मैं फारिग, मेरा कसूर ही कोई नहीं था। मैंने कहा मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड, डिप्रेशन मुझे थी कि जी मैंने इतनी मेहनत की तो एक अलग चीज है, बट आई रियली थॉट कि पाकिस्तान के लिए द वे फॉरवर्ड इज कि प्राइवेटाइजेशन। अच्छा सर, आपका बताएं सर, अब जो कुछ हुआ है, आप इसको अगर क्विकली प्लीज इसको ब्रीफली बता सकें कि आर यू सेटिस्फाइड? कल जो ट्रांसफर हो गया है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन भी हो गई हैं और मैनेजमेंट कंट्रोल सबसे चला गया, उन्होंने अपना सीईओ, उन्होंने एमडी भी लगा दिया, जनरल अनवर अली साहब को लगा दिया गया। आर यू सेटिस्फाइड कि सब कुछ ठीक हुआ है सर? अब डील इज बेस्ट? देखें, एक तो ये है कि ये डील हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ये प्रोसेस सही रन हुआ है तो वो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसमें सही तरीके से नहीं हुआ। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने 75% शेयर्स 10 बिलियन रुपए में दिए, उसको आप ये इन्होंने कहा 135 बिलियन प्राइस है। 135 बिलियन कैसे प्राइस है? 10 बिलियन प्राइस है फॉर विच इज नथिंग फॉर 75% शेयर्स। फिर उसके बाद जो दूसरे ग्रुप को ऐड किया, फौजी फाउंडेशन को, वो उस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं था। मतलब देखा ना, ये कोई तरीका अगर आप इस तरह से करना था तो मेरा सवाल ये कि अगर मेरी कंपनी है, मैं वो चाहता था 25%, तो मैं कंपीट करना चाहूंगा ना प्राइवेटाइजेशन का। या आप अपना घर भी बेचते हैं तो आप एक प्रोसेस रन करते हैं ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिले। बेस्ट प्राइस इस तरह से तो नहीं मिलती है। दूसरी बात यह है कि टर्म्स चेंज की गई, जब आप बिड करने के लिए ऐड देते हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है उस प्रोसेस में, तो आप टर्म्स ऑफ पेमेंट और एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली डिफाइंड। उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपने उसके बाद ये कहा कि आपको आपके ऊपर सेल्स टैक्स फॉर एग्जांपल नहीं लगेगा अगर आप इंपोर्ट करेंगे जहाज, तो दिस इज अनफेयर। दूसरी चीज ये है कि अभी आपने देखा था बजट में एक आया था कि 15 साल के लिए पीआईए को तमाम ये ड्यूटीज और सरचार्ज और इनसे एग्जाम्प्ट किया जाए। आप अगर उनको एग्जाम्प्ट कर रहे हैं तो जो बाकी प्राइवेट एयरलाइंस है वो फिर कंपीट कैसे करेंगी? तो कल को, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखें, आरिफ हबीब ग्रुप इज अ टॉप ग्रुप पाकिस्तान का, बेहतरीन ग्रुप है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन आई थिंक, और फिर दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है कि 600-650 बिलियन हुकूमत ने अपने ऊपर लायबिलिटी ले ली है, वो पीआईए होल्डिंग कंपनी में रखी हुई है। हर साल आप 60-70 बिलियन, डिपेंडिंग ऑन दी पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट, 60-70 बिलियन जो नुकसान होता था वो तो अभी भी हुकूमत अभी भी देगी, भरेगी। ऐसा ही है। तो आई मीन, अगर आप मेरे से पूछे आइडियल तो ये होता है ना कि हुकूमत के ऊपर से बोझ हट गया लॉसेस का, हुकूमत के ऊपर से बोझ नहीं हटा। तो अगर आगे अभी आप डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी 3 करने जा रहे हैं, अगर आप इसी से करेंगे कल को पता चले कि वो प्राइवेट सेक्टर, अच्छा फिर उसके बाद अभी जो करने जा रहे हैं उसमें मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि 18 से 20% कमिटेड रिटर्न देंगे। ये तो वो आईपीपीएस वाला आप फिर दोबारा खेल शुरू कर देंगे। आप क्यों कमिट कर रहे हैं भाई? किसी ने प्राइवेट लेना है, उसको नुकसान हो नफा हो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुकूमत पाकिस्तान कैसे कमिट कर रही है कि 18 से 20% रिटर्न हम कमिट कर रहे हैं? तो कल को वो उसका लॉस हो रहा होगा और हुकूमत के जेब से पैसे, जैसे इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट्स जो आईपीपीएस को जा रही हैं, उसमें है क्या? यही तो मसला है कि आपने कमिट किया हुआ था और पता नहीं 20-20 साल 30-30 साल तक पैसे दिए चले जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े तफसील से हमें सारी चीज़ें बताई, वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर हमारे साथ मौजूद थे यहाँ प्रोग्राम में। वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद टॉपिक्स पे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के एमपी और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी अली हैदर गिलानी ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करते हैं सर आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, पंजाब असम्बली इस वक्त खबरों की जीनत बनी हुई है। स्पीकर पंजाब असम्बली का ऐसे लग रहा है बयानात देखकर कि शायद कोई हुकूमत के साथ क्लैश चल रहा है। और दूसरी जानिब सोशल मीडिया भी हम देखें तो सोशल मीडिया पर भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जैसे
सीएम मरियम नवाज के साथ उनके कोई इस तरह से तनाज़ा चल रहा है किसी बात पर? थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। आपने फ़ोन किया। अभी मैं मुल्तान में हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, तो अगर सिग्नल कहीं जाएं तो उसके लिए मैं पहले माजरत करता हूँ। इतना बड़ा इशू ये है नहीं एक्चुअली। स्पीकर का एक बड़ा डिकोरम है जी पंजाब का, इट्स हाईएस्ट ऑफिस और ही इज द फादर ऑफ द असेंबली। उनका साथ स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट का होना नहीं चाहिए और मुझे भी लगता है कि शायद स्टैंड ऑफ नहीं है। ये एक लोकल इशू है जो कि वहाँ पर कोई डीपीओ साहब हैं जो वहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो कि इट इज़ वेरी अनकॉल्ड फॉर, होना नहीं चाहिए ऐसे। तो उसके लिए लॉ रिफॉर्म्स की कमेटी में मैंने ये इसका जिक्र सुना था और फिर उस पर हमने फिर मोशन मूव किए। नाउ द मैटर हैज गॉन टू द जुडिशियल कमेटी। वो जुडिशियल कमेटी फैसला करेगी इसका कि क्या होगा इनका फेट, जो उनका अपना इशू है लोकल इशू। बाकी स्पीकर साहब का मुकालमा ये अपने मेम्बरान के साथ ऐसे ही था पहले भी, लेकिन इसको मुझे लगा है कि सोशल मीडिया ने थोड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी गया है। और गिलान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया बड़े अपने ये बिजी इस शेड्यूल से। सर ये मैं इसलिए ये सारी हमने जहमत दी है कि आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी हैं, पीपल्स पार्टी के वन ऑफ लीडिंग वहाँ से ये MP भी हैं, और आप कमेटीज़ जो है जहाँ पे ये मसला आया लॉ कमेटी का मैं सुन रहा था, आपका पहले भी एक इंटरव्यू सुन रहा था। आखिर ये मसला डीपीओ कसूर का और स्पीकर साहब का है क्या? आप तो मौजूद थे, क्या मतलब काउंटर क्या आर्गूमेंट्स, वो इल्ज़ाम क्या था, काउंटर क्या नैरेटिव था सर, कोई अगर हमें बता सकें प्लीज। देखिए स्पीकर साहब बड़े पुराने और मंजे हुए सियासतदान हैं और स्पीकर भी वो बहुत कमाल के हैं। उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया उस मीटिंग में जब वो कसूर का एजेंडा हुआ। वैसे जो मीटिंग थी लॉ रिफॉर्म्स की वो जनरली लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर थी ऑफ शेखुपुरा डिवीजन, लेकिन जो कसूर की बारी आई तो स्पीकर साहब चले गए उठ के। तो हमने जो केस के बारे में सुना वो यही था कि वहाँ पर एक लोकल लेवल के ऊपर एक FIR हुई है और जो दूसरी पार्टी है उनकी भी FIR बनती है, दोनों फरीकैन की FIR बनती है और उस पर जो DPO साहब का ऑफिस है वो उसको मैंने सही तरह संभाल नहीं सका उस केस को, और वो फ़ोन भी नहीं उठाते और वो पब्लिकली उन्होंने उनका PRO ऑफिस जो है वो भी इन्वॉल्व था स्पीकर साहब के खिलाफ। जो सोशल मीडिया कैंपेन थी उसमें हमने उनको पूरा मौका दिया कि वो अपनी तसल्ली से अपना जवाब दे दें, लेकिन वो ही फेल्ड टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ ऑल द मेंबर्स। तो गिलान साहब इसमें कंप्लेनेंट जो है ये स्पीकर ये मलिक मोहम्मद अहमद साहब थे, क्योंकि आपने बताया कि वो इजलास से उठ के चले गए जी, आप बाकी देख लें। तो क्या कंप्लेनेंट वो नहीं थे कंप्लेनेंट तो ये इसमें तो जनरल मीटिंग थी पहली वाली। फिर हम जब प्रिविलेज मोशन में वहाँ मैंने डिसाइड किया कि ये जो वर्जन है DPO साहब का ये बिल्कुल पॉलिटिकल सा लग रहा है और इसके पीछे भी कोई लग रहा है कि ये खुद कोई सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, तो ये पार्टी बने हुए थे। लेकिन स्पीकर साहब क्यों उठ के चले गए सर? गिलान साहब स्पीकर साहब क्यों उठ के चले गए? उनका डिस्ट्रिक्ट था नहीं, क्योंकि वो स्पीकर का ऑफिस ऐसा है और उन्होंने हमने उनको कहा कि सर आप बैठें, बट उन्होंने कहा नहीं ये क्योंकि वसूल का इशू है और इसमें मीडिया के ऊपर बड़ी बात हो रही है सोशल मीडिया पे, तो मुझे इस मीटिंग में अभी नहीं बैठना चाहिए। तो आपने जो पोस्टों की बात की कि पोस्टर सोशल मीडिया के पे उनके PRO वगैरह लगवा रहे थे, जो मैं सुन रहा था आपका एक इंटरव्यू, तो वो किसके खिलाफ लगवा रहे थे? स्पीकर साहब के खिलाफ लगवा रहे थे? स्पीकर साहब के खिलाफ लगा रहे थे। मलिक अहमद खान साहब ने जो अपना उनका कंडक्ट वैसे भी रहा है जनरली असेंबली में भी और एज ए स्पीकर वो बड़ा कमाल है जी। वो इतना उन्होंने बड़ा अच्छा इस चीज को हैंडल किया। मैंने तो इसमें उनका स्पीकर साहब का इन FIR से क्या ताल्लुक था कि उन्हें पुलिस से कोई शिकायत पैदा? साहब के कॉन्स्टिट्यूएंट थे जी, स्पीकर साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी के इशू था और उसमें उनके जो भाई हैं मलिक अहमद सईद साहब वो भी स्पीकर उनके बिहाफ पे राब्ता करने की कोशिश करते रहे हैं DPO साहब से, लेकिन DPO साहब उस वक्त राब्ते में नहीं आ सके। सो ये लग रहा है कि स्पीकर साहब जो हैं वो DPO जो उनके अपने डिस्ट्रिक्ट के या अपने इलाके के हैं, शायद उन्होंने उनके भाई का फोन नहीं सुना या उनका भाई जो चाहते थे जिस तरीके से चीजें सेटल होनी चाहिए। नहीं, ऐसी बात रघु भाई होती तो हमें समझ आ जाती। हम सारे सियासी वर्कर हैं, लेकिन जो ये इदारे हैं ब्यूरोक्रेट जो हैं उनको रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, क्योंकि ये एक हमारा राइट है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी मेंबर का
कि वो अपने हल्के की जो ओवरसाइट है वो कर सकता है। और उसके अंदर वो उसके पास दो ही तरीके हैं, या तो वो फिजिकली जाए उसकी ऑफिस में डीपीओ के और उसको एक्सप्लेन करे या डीसी के, लेकिन कभी ऑन द कॉल भी हो सकता है, वो फोन पे भी किया जा सकती है बात। और स्पीकर साहब का तो वो सेटअप नहीं है कि वो ऑफिस किसी के जाएं। तो सर इसका डीपीओ साहब का क्या मौक़िफ़ था उस इजलास में जहां पे आप बता रहे हैं, उन्होंने क्या बताया? कोई क्लियर मौक़िफ़ नहीं दिया। वो केस में मुझे जो केस की ब्रीफिंग दे रहे थे उसमें मुझे वन साइडेड लग रहे थे। एंड जो हमने उनसे पूछा कि आपका पीआरओ ऑफिस इन्वॉल्व है, आपने कोई इंक्वायरी की? उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की हुई थी। हमने उनसे पूछा कि आपने किसी 499 आपको पता है दफा है जिसमें आप डेफेमेशन के अंदर एफआईआर दे सकते हैं। तो हमने कहा कि जो डेफेमेशन आपकी भी अगर कह रहे हैं हो रही है और स्पीकर साहब की भी हो रही है, तो आप उस पर केस एफआईआर करते या एनसीसीआईए को लिखते कि ये कौन कर रहा है। आपने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो अब आप इस मामले को प्रिविलेज कमेटी में दोबारा सबको तलब किया जाएगा? आईजी साहब भी आएंगे? प्रिविलेज कमेटी से ये मामला रेफर हो गया सर जुडिशियल कमेटी को। वो पंजाब असेंबली की एक कमेटी होती है जुडिशियल कमेटी, वो इस पे फैसला करती है और वो भी चांस देती है जो दूसरी पार्टी है उनको अपने मौक़िफ़ देने के। गिलानी साहब एक ये भी तस्वीर है कि पिछले 2-2.5 सालों में मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने शायद पंजाब असम्बली के जो मेंबरान हैं, चाहे उनकी अपनी पार्टी के भी हैं, उन्होंने उनके ई टेंडरिंग शुरू करा दी है। अब उसमें एमपीएस का डेवलपमेंट फंड की टेंडरिंग में रोल नहीं रहा, ट्रांसफर पोस्टिंग में नहीं रहा, डीपीओ डीसीओ इनमें नहीं रहा, थाना या एसएचओ या उसको तहसीलदार पटवारी ट्रांसफर में उनके रोल को बड़ा महदूद कर दिया गया, जिसकी वजह से एमपीज बड़ी हद तक नाराज भी हैं। पीपल्स पार्टी भी नाराज थी, हमें पता है, पावर शेयरिंग के हवाले से। तो उसका कोई असर कोई हमें लग रहा है वहाँ पे हाउस में एक कि सारे एमपीज नाराज हैं, स्पीकर साहब भी नाराज हैं कि हमारी जो ये क्लाउड था, हमारी कोई हसो रसूख था, उसको खत्म किया गया है? भाई जो पीएमएलएन के कैंडिडेट्स हैं वो जो मेंबरान है वो आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। नहीं आपके साथी है ना, आपके अली भाई, आपके साथी कुलीग हैं, बात तो होती होगी। हाँ वो लेकिन देखिए हर बंदा किसी को पूरे हाउस को के सेंटिमेंट डिफरेंट होते हैं, बट वो उनकी जमात है, वो जाहिर बात है वो अपनी जमात में, उनकी जमात के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो रिलेशन आपके सामने है कि हमने एग्रीकल्चर के इशू के ऊपर, लोकल गवर्नमेंट के इशू के ऊपर हमने हमेशा आवाज उठाई है और अपोज भी किया गवर्नमेंट को। तो आपका भी था ना, पीपल्स पार्टी का भी था, इसको भी हमने अपोज किया। ये पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के बड़े इस पे मुज़ाकरात भी होते रहे, लड़ाई झगड़े भी होते रहे, बयान भी लास्ट ईयर होते रहे कि ये बात आई थी कि पीपल्स पार्टी चाहती है जिन इजला में हम जीते हैं, जैसे आप मुल्तान से गिलानी फैमिली जीती है, जैसे वहाँ मुजफ्फरगढ़ से उसमें हिना रबानी साहब हैं, आगे उधर रहीम यार खान से भी जीते हैं, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पीपल्स पार्टी का रोल होना चाहिए। ये तो आपका मुतालबा रहा है सर? रोल हमारा बिल्कुल, ये हमारा मुतालबा रहा है कि हमारी डीसीसी के अंदर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। वो रिप्रेजेंटेशन हमें मिली हुई है और तमाम सूबों जिन डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास मेंबर्स इलेक्टेड नहीं भी हैं उन डिस्ट्रिक्ट में भी हमें पीएमएलएन ने डीसीसी में नुमाइंदगी दी हुई है। तो उस हवाले से तो हमारा कोई इशू नहीं है गवर्नमेंट के साथ। ये छोटी बात है, पटवारी ट्रांसफर, ये इट इज वेरी स्मॉल थिंग। बहुत शुक्रिया अली गिलानी साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। पीपल्स पार्टी के एमपी अली हैदर गिलानी हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।